हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो ये जो चैप्टर है इसमें दो वर्ड आ रहे हैं पहले, एक हेरिडिटी और एक एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी पहले देखते हैं कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। तो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होते हैं, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे एक फादर से, एक पिता से उसके बच्चे के अंदर, उसके सन के अंदर क्या है, कुछ कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए कि फादर की हाइट काफ़ी है और बच्चे की भी हाइट फ्यूचर में काफ़ी ठीक ठाक हो जाती है। तो हाइट हो गया, आई कलर हो गया, हेयर का हो गया, ठीक है, और भी तो जेनेटिकल डिजीज हो सकती है, या फिर मेमोरी का हो गया, कोई भी कैरेक्टर्स, ठीक है, जो फादर से बच्चे में या मदर से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इन्हीं प्रोसेस को, कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन को ही क्या बोलते हैं हम, हेरिडिटी बोलते हैं इस प्रोसेस को। और यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टर्स के लिए वर्ड यूज़ करेंगे ट्रेट्स। तो ट्रेट्स जहाँ भी वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब क्या होगा, हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स की बात बोल रहे हैं हम, ठीक है। और ऑफ स्प्रिंग किसके लिए, आगे आने वाले बच्चों के लिए, और प्रोजेनी भी अगले आने वाली जनरेशन, उनके लिए वर्ड यूज़ करेंगे। दूसरा वर्ड आता है यहाँ पर एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल चेंजेस विच लीड्स टू स्पेशिएशन। मीन्स जब नई स्पीसीज बन जाती है, ठीक है, जब नई स्पीसीज बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। वैसे तो इसके लिए वर्ड यूज होता है स्पेशिएशन, ठीक है, इसके लिए वर्ड कौन सा यूज होता है, स्पेशिएशन, नई स्पीसीज का बनना, ठीक है। ओवरऑल हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जब नई स्पीसीज बनती है, स्टेप बाय स्टेप, बहुत कई हजार साल लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर। एक भाई वेरिएशन होता है, धीरे धीरे क्या है कि भाई जैसे रिप्रोडक्शन हुआ है, जनरेशन आई, आगे चलते चलते उनका फिर रिप्रोडक्शन हुआ आगे, फिर उनका हुआ, तो जनरेशन टू जनरेशन आगे जब वंश आता बढ़ता आगे बढ़ता चला जाता है, तो धीरे धीरे क्या उनमें चेंजेस आते हैं। और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग भी, या कुछ और जेनेटिकल चेंजेस की वजह से भी कुछ इतने चेंज आ जाते हैं कि स्पीसीज नई बन जाती है, उस एग्जिस्टिंग स्पीसीज से कुछ नई स्पीसीज बन जाए, तो उसी को बोलते हैं हम एवोल्यूशन, नई स्पीसीज का बनना। तो हम बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल चेंजेस, बहुत ही स्लो चेंजेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल चेंजेस विच लीड्स टू स्पेशिएशन, नई स्पीसीज का बनना कई हजारों साल की एक प्रोसेस में, इसको बोला जाता है इवोल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं इनसे अलग एक और, हमने देखा कि इसके वर्ड का मतलब समझ लिया हमने कि भाई हेरिडिटी क्या है, एवोल्यूशन क्या है। अब देखते हैं कि अगर हम बोलें कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। मीन्स जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी को हमने समझ लिया क्या है, वर्ड को अभी देखा हमने। वेरिएशंस, तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा वेरिएशन। लेकिन हमने वेरिएशन को पूरा डिटेल में बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल बारीक तरीके से हमने उसको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर 8, इससे पहले का जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया यूट्यूब पर, उसके अंदर हमने वेरिएशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वहाँ पे हल्का छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मैंने वहाँ पे उसको कॉमन इस चैप्टर के लिए भी और उस चैप्टर के लिए मैंने उसको कंटिन्यू बना दिया था वहाँ पे पूरा। तो उसको आप वीडियो को वहाँ से देखें, उसके बाद यहाँ पर आएँ। उसको वीडियो को देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, वेरिएशन के लिए लिंक। और अगर वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे, वरना इधर आई बटन में आपको लिंक दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वेरिएशन के बाद में हम क्या पढ़ेंगे भाई, जेनेटिक्स की वर्ड आ रहा है जा, ठीक है। तो हमने हेरिडिटी भी देख लिया, वेरिएशन भी देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स के फादर कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के फादर नाम सुना ही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। कंफ्यूज मत होना,
केमिस्ट्री में मेंडलीव है और यहाँ पर मेंडल है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये ऑस्ट्रिया से रिलेशन रखते हैं, मतलब इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये इनका बोल सकते हैं इनका बैकग्राउंड था मैथ्स का, मीन्स ये मैथ्स के अच्छे विद्वान थे। इन्होंने बायोलॉजी के जो रूल्स थे, जो नियम थे, जो थियरीज थी, उनको एक्सप्लेन किया अपने मैथमेटिकल तरीके से, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उनके मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करके उन्होंने बायोलॉजी के टर्म्स को, बायोलॉजी के जो थियरीज़ हैं उनको एक्सप्लेन किया। इसलिए इनके जो साथ में उस टाइम पर जो बायोलॉजिस्ट थे, इनके टाइम पर, मतलब इनका जन्म था 1822 और कब तक जिए, 1884 तक, ठीक है। तो इनके टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे उनको इनका काम, मतलब कि भाई अगर जाहिर सी बात है बायोलॉजी के जो विद्वान थे, जो साइंटिस्ट थे, उनके सामने अगर कोई मैथ्स का आके उसके बायोलॉजी के रूल्स दे रहा है, जेनेटिक्स के रूल दे रहा है, तो उनको एक्सेप्ट तो नहीं होगा, थोड़ा तो उनको थोड़ा जेलस तो फील होगा उनको। तो एक तो ये भी रीज़न था कि ये उस टाइम पर अपनी जो प्रसिद्धि थी, जो फेमस नहीं हो पाए। खैर हमारा टॉपिक नहीं है, वो 12th में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो हम तो यही बात करेंगे इन्होंने क्या क्या किया था और क्या नहीं किया था, ठीक है। तो बाद में इनको 19th सेंचुरी, जब 1900 पूरा जब साल आया, तो उस टाइम पे जाके इनके वर्क को दोबारा से पहचाना गया कि हाँ भाई इनके वर्क जो है सही थे। तो इन्होंने क्या किया, किस तरीके से किया, वो हम देखते हैं। तो मेंडल के बारे में देखते हैं अभी, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, क्या क्या कंट्रीब्यूशन मेंडल का रहा और क्या किस तरीके से उन्होंने काम किया, ठीक है। मेंडल का क्या काम था, और यही हमारे सिलेबस में और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। ये हेडिंग बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो मेंडल का क्या क्या काम रहा। मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक। अब इन्होंने क्या किया था, बायोलॉजी के रूल्स दिए, किसके ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर, ठीक है। इन्होंने रूल्स किसके ऊपर दिए, जेनेटिक्स के ऊपर। इन्होंने ये बताया कि कैरेक्टर्स किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। इन्होंने कैसे बताया, क्या बताया, इन्होंने एक प्रोसेस बताई कि हाउ कैरेक्टर्स के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, ट्रेट्स, हाउ ट्रेट्स क्या ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, ठीक है ना, कैसे ट्रेट ट्रांसफ़र होते हैं, ये इन्होंने बताया, ठीक है, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, जो भी इन्होंने रूल दिया उसके अकॉर्डिंग। तो जेनेटिक्स के अंदर इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए बोला जाता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा वर्क किया। और वर्क किसके ऊपर किया इन्होंने किया पी प्लांट के ऊपर, पी प्लांट। और पी प्लांट भी दो तरह के होते हैं, एक स्वीट पी होता है, गार्डन पी होता है। तो एक क्वेश्चन आ जाए तो किसके ऊपर काम किया था, इन्होंने काम किया था गार्डन पी के ऊपर। साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं कभी कभी, नाम क्या है गार्डन पी का, पाइसम सटिवम, गार्डन पी। और एक पी कौन सा होता है, स्वीट पी, जिसको बोलते हैं लथाइरस ओडोरेटस, ठीक है, वो नहीं लिया, इसने लिया था पाइसम सटिवम, ठीक है। इसको यूज़ करके इन्होंने बताया कि किस तरीके से कैरेक्टर्स, ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उनकी प्रोसीजर बताया, मैकेनिज्म बताया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अपने प्लांट के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज क्यों किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बहुत बनता है, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज क्यों किया था। तो पहला भाई रीजन क्या क्या थे, पहली बात तो देखा जाए कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मैं एक एक बात को समझा के चलूंगा बहुत अच्छे से। नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर वेरी हाई। जो नंबर है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब जो दिखाई देते हैं कैरेक्टर्स,
अगर आपके सामने एक पी मटर का पौधा है, उसको आप देख के बता रहे हो कि हाँ भाई ये इतना तो लंबा है, इसके ऊपर फ्लावर ऐसे ऐसे कलर के हैं, पोजीशन ये है, फ्रूट इसके ऊपर इस कलर का आता है, ये चीज़ इस कलर की है, ठीक है ना, तो और ये इतने साल जीता है, तो वो आपको देख रहे हैं कि ये कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हीं कैरेक्टर्स को बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और मेंडल ने कितने चूज़ किए थे? मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को चूज़ किया था, ठीक है। 7 कैरेक्टर्स वर चूजन बाय मेंडल। मेंडल ने 7 कैरेक्टर को चूज़ किया था। कौन कौन से थे ये 7 कैरेक्टर? एक तो था प्लांट की हाइट, ठीक है, कि प्लांट टॉल है कि डॉर्फ है, छोटा है कि लंबा है, ठीक है। दूसरा था फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर क्या है। तीसरे की बात करें तो तीसरा था फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन क्या है, ठीक है। फ्लावर की पोजीशन मतलब एक्सिल है कि टर्मिनल है। एक्सिल और टर्मिनल का मतलब कि प्लांट के बिल्कुल एंड पे लग रहा है, बिल्कुल ब्रांच के, तो टर्मिनल, और बेस पे लग रहा है तो एक्सिल, ठीक है। एक्सिल मतलब एक्सेस। और फोर्थ क्या बोल सकते हो कि पॉड कलर। पॉड कलर, पॉड मतलब क्या, जो फली होती है जिसके अंदर से मटर निकलते हैं, तो इस पूरी को क्या बोलते हैं? इसको पॉड बोलते हैं, पॉड कलर। और पॉड शेप, शेप कैसी है पॉड की, ठीक है। और 6 कौन सा था? शीड का कलर। और 7th क्या हो जाएगा? शीड का शेप, ठीक है, कि शीड का कलर कैसा था, ग्रीन था कि येलो था, शीड का शेप कैसा है, रिंकल्ड है कि राउंड है, ठीक है। तो इस तरीके से उसने क्या किया था, 7 कैरेक्टर्स लिए थे, हम बोल सकते हैं उसने 7 लिए थे, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हाई थे उसके। एक रीज़न तो ये था मेंडल के द्वारा पी प्लांट को चूज़ करना, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न हो सकता है इसका, मेंडल का हो सकता है, क्या है ही दूसरा रीज़न है कि जो पी प्लांट है वो एक एनुअल प्लांट है, ठीक है। कैसा है? एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट मतलब एक साल के अंदर अंदर वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेता है। 3 से 4 महीने लगते हैं पी प्लांट को अपनी साइकिल को पूरा करने के लिए। इससे क्या फ़ायदा? इससे फ़ायदा है कि शीड को भाई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को जब भी चेक करेगा, वो कैसे कैसे कैरेक्टर प्लांट के अंदर आए कैसे चेक करेगा वो भाई, मेंडल कैसे चेक करेगा? वो पी को मटर को बोएगा, पौधा उगेगा, जब तक पौधा उगेगा तो क्या पर टाइम लगता है ना, तो 3-4 महीने उसको लगे, तो 3-4 महीने में ठीक है उसको सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया। अगर वो ऐसे प्लांट मान लीजिए आम का पेड़ ले लिया, तो वो तो जब तो होएगा तो कई साल में तो वो जाके बड़ा होगा, फ्रूट आएंगे, 15-20 साल तो ऐसे लग जाएंगे, ठीक है, जो भी है 10-15 साल जो भी लगें, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इतने में तो क्या उसको कई जनरेशन, जहाँ पर वो एक साल के अंदर 3-4 बार उसको ऑब्जर्व कर सकता है पी प्लांट को बड़े बड़े कर करके। ऐसे अगर कोई ट्री हो बड़ा तो उसको कितना टाइम लगेगा उसको ऑब्जर्व करने के लिए? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो पी प्लांट क्या था? एनुअल प्लांट था, इसलिए पी उसने उसको चूज़ किया। और क्या था कि भाई हाइब्रिड कराने में या फिर सेल्फ पॉलिनेशन को भी वो क्या करता था? प्लांट पॉलिनेशन हमने चैप्टर में पढ़ा था किसमें? रिप्रोडक्शन में, वहाँ से देख सकते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या कि सेल्फ पॉलिनेशन भी एक्सेप्ट करता है पी प्लांट। तो ये कुछ फीचर्स थे पी प्लांट के कि जिसकी वजह से उसने मेंडल ने पी प्लांट को क्या किया? पी प्लांट को उसने चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। और पी प्लांट को चूज़ किया और किस तरीके से कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, अपने कुछ रूल्स दिए। तो उसने क्या किया, एक बार में, उसके सक्सेस होने का रीज़न ये भी था, उसने एक बार में सारे कैरेक्टर्स को देखा। एक बार में प्लांट में भाई सारे कैरेक्टर, फ्लावर भी लग रहा है, हाइट भी है उसकी, ठीक है, उसके जो पॉड है, शीड है, सब चीज़ है उसके ऊपर, लेकिन उसने एक बार में एक कैरेक्टर्स को या 2 कैरेक्टर्स को जो भी है सारे कैरेक्टर को एक साथ में देखा, कुछ कैरेक्टर को साथ में देखा। जैसे एक कैरेक्टर को एक बार में ऑब्जर्व किया, मान लो हाइट को ऑब्जर्व किया उसने एक बार बस प्लांट की, बाकी शीट के कलर पोर्ड पे कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ हाइट को ऑब्जर्व किया, अपनी कैलकुलेशन की, अपने रूल्स दिए, अपने रूल बनाए, तो वो एक कैरेक्टर हुआ। तो ऐसे बोला क्या? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो बताऊंगा मैं आगे अभी, ठीक है। तो एक एक कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा, फिर 2 को रखा, कैसे कैसे किया हम उसको देखेंगे आगे अभी, ठीक है। तो जब कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र की बात कर रहा है, रूल्स दिए, तो इसने क्या किया, बोला कि जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? वो जीन की वजह से हो रहे हैं। लेकिन मेंडल ने वहाँ पे जीन वर्ड यूज़ नहीं किया था, उसने वर्ड किया था यूज़ फैक्टर्स, यानी कि मेंडल ने जीन की जगह पर क्या वर्ड यूज़ किया था? जीन तो हमें पता है कि क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, हमने
रिप्रोडक्शन वाली चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भी देख सकते हैं आप, अगर नहीं देखी है आपने। तो जीन क्या है भाई? जीन वो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि करेक्टर्स को ट्रांसफर करने वाली यूनिट। जो ट्रेट्स, जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो जीन की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो जीन ट्रांसफर करते हैं, उनकी फॉर्म में करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, ठीक है। तो फैक्टर, जीन को क्या बोला इसने? फैक्टर बोला, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इसने अपने जो है आगे रूल दिए, इसने बनाए इसे, ठीक है। तो ये तो थे उसने क्यों चूज़ किया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या, कि किस तरह क्या क्या रूल थे उसके, ठीक है। कि जैसे उसने प्लांट का, जैसे हाइट की बात, एक करेक्टर जैसे हाइट, सिर्फ हाइट को चूज़ किया, ठीक है, हाइट को चूज़ किया, तो एक प्लांट तो क्या ले लिया उसने? टॉल ले लिया। एक कैसा ले लिया? डार्फ, मतलब छोटा ले लिया। दोनों का क्या कराएगा? ये दोनों का क्रॉस कराएगा और रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, वो देखा उसने। तो ये एक एक करेक्टर्स को ध्यान में दिया उसने, सिर्फ किसको? हाइट को। तो इस ऐसे क्रॉस को दोनों में क्रॉस कराया। क्रॉस को क्या बोला? हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब मिक्स करना, ठीक है। तो मोनो एक को क्या बोलते हैं? मोनो। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और उसके ऊपर जो रूल्स दिए हुए उसने उनकी बात करेंगे, ठीक है। काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंडल का, ठीक है। तो इसको ध्यान से करें। और जो वेरिएशन की और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स की है, आप जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल के ऊपर जो रिप्रोडक्शन के जो वीडियो हैं, वेरिएशन और इम्पोर्टेंट टर्म्स है, वो एक बार देख ले तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर।